नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे डीएसटी के स्वायत्त संस्थान द्वारा विकसित मीजोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स की, जो बेहतर दवा वितरण प्रणाली बनाने में हो सकते हैं मददगार। बताएंगे भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार की हड्डियों के विकारों को दूर करने की कुशल बोन रीजेनरेशन तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022, पर्यावरण संरक्षण और अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान गतिविधियों के लिए विनियमन का प्रस्ताव। भारतीय तटरेखा का लगभग 33.6% भाग क्षरण के प्रभाव में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर किए जा रहे हैं समाधान। दवा वितरण प्रणाली के लिए बेहतर सिलिका नैनो पार्टिकल्स विकसित। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं का नया शोध। और हड्डी विकारों को दूर करने में मददगार होगी नई बोन रीजेनरेशन तकनीक। भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित की हड्डियों के गैप को भरने के लिए ज्यादा कुशल पुनर्निर्माण पद्धति। और अब खबरें विस्तार से। 1 अप्रैल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया। इस बिल में अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया था। आपको बता दें कि भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था, जिसमें अब तक 40 वैज्ञानिक अभियानों को पूरा किया जा चुका है। 1 अप्रैल को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 संसद के सामने पेश किया। इस विधेयक का मसौदा भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए इस विधेयक में अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने का ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। सवाल ये है कि अगर भारतीय अनुसंधान केंद्रों के दायरों में आने वाले क्षेत्र में कुछ गैर कानूनी गतिविधि होती है तो इसे कैसे जांचेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह नो मैंस लैंड है। अंटार्कटिक ट्रीटी में ही इसके लिए उत्तर निर्धारित किया गया था। इन सभी 54 देशों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि जिस भी क्षेत्र में आपका सेटअप बनाया गया है वहां आप अपने देश का कानून लागू करेंगे, और इसी का सम्मान करते हुए यह बिल संसद की सहमति के लिए लाया गया है। दूसरी बात यह है कि वहां पर कोई अधिकारी नहीं होगा। हाँ, कोई लॉ ऑफिसर या कानून अधिकारी हो सकता है, यह जांचने के लिए कि वहां कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, जैसे कोई खनन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई वहां समुद्री नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो यह सभी देशों की राय के साथ और नेक उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें, अंटार्कटिका के वातावरण को बचाए रखने के उद्देश्य से इसे नो मैंस लैंड घोषित किया गया था। इसी कड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि मसौदा तैयार किया गया। भारत भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर शामिल हो गया। अब 54 सदस्य देश इस क्षेत्र में वैज्ञानिक और अनुसंधान गतिविधियों के साथ साथ अंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण की निगरानी कर रहे हैं। भारत ने अंटार्कटिका क्षेत्र में अपने 2 अनुसंधान स्टेशन भारती और मैत्री स्थापित किए हैं, जो अंटार्कटिका अनुसंधान में भारत सहित विश्व की मदद कर रहे हैं। साथ ही इन्हें भारतीय अनुसंधान स्टेशनों के क्षेत्र में नियम और कानून का ध्यान भी रखना होता है। प्रस्तावित विधेयक इन्हीं क्षेत्रों में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून तय करेगा, जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ उस क्षेत्र में आने वाले विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा। फिलहाल इस विधेयक के तथ्यों पर संसद में चर्चा जारी है। पृथ्वी विज्ञान
मंत्रालय के राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार भारतीय तट रेखा का लगभग 33.6% भाग सक्रिय क्षरण के प्रभाव में है। पिछले करीब 2 दशक से तटीय क्षरण की निगरानी कर रहे NCCAR ने 1990 से 2018 तक के अध्ययन के आधार पर जोखिम वाले तटों की पहचान की है, जिसके आधार पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तटीय राज्यों को तट संरक्षण के उपाय लागू करने में मदद कर रहा है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा विस्तृत तटरेखा वाला देश है। जहां एक तरफ ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार है, वहीं इन तटीय क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी और भौगोलिक स्थिति में आ रहे परिवर्तन चिंता भी पैदा करते हैं। ऐसी ही एक समस्या है बढ़ता समुद्र जल स्तर और तट रेखा का क्षरण। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र NCCAR 1990 से तट रेखा क्षरण की निगरानी कर रहा है। इस केंद्र द्वारा 1990 से 2018 तक किए गए विश्लेषण से सामने आया है कि भारतीय तटरेखा का लगभग 33.6% भाग अलग अलग तीव्रता के क्षरण से प्रभावित है। हाल ही में राज्यसभा प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखित उत्तर में ये जानकारी साझा की। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र रिमोट सेंसिंग डेटा और GIS मैपिंग तकनीकों का उपयोग कर तटरेखा क्षरण की निगरानी करता है। केंद्र ने पिछले लगभग 2 दशक में मुख्य भूमि की कुल 6,632 किलोमीटर लंबी भारतीय तटरेखा का विश्लेषण किया और पाया कि इनमें एक बड़े भाग में कटाव की स्थिति लगातार बदल रही है और क्षरण हो रहा है। विश्लेषण के मुताबिक चक्रवातों में बढ़ोतरी, समुद्र स्तर में वृद्धि, बंदरगाहों का निर्माण, खनन, बांधों का निर्माण तटीय कटाव का कारण है। प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए केंद्र ने 526 मानचित्र तैयार किए, जिनमें 10 राज्यों के 66 जिलों के नक्शे शामिल हैं। इसी आधार पर जुलाई 2018 में भारतीय तट के साथ तटरेखा परिवर्तन का राष्ट्रीय आकलन रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे तटरेखा सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए सभी भागीदारों के साथ साझा किया गया। इन सभी मानचित्रों की डिजिटल और हार्ड कॉपी 25 मार्च 2022 को जारी की गई है। तटीय क्षरण को रोकने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 2 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जो सफल रहे हैं। इनमें से एक पुदुचेरी समुद्र तट बहाली परियोजना है, जिसने 1.5 किलोमीटर लंबी तट की बहाली और तट सुरक्षा आदि में सुधार करने में मदद की। दूसरी पायलट परियोजना तमिलनाडु के कदलूर पेरिया कुप्पम में चलाई गई, जहां अब तटीय जलमग्न बांध बनाकर तट और तटीय आबादी की सुरक्षा को बेहतर बनाया गया। इसके अलावा केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहयोग किया जा रहा है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने ऐसे सिलिका नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं जो बेहतर दवा वितरण प्रणाली डिजाइन करने में मददगार हो सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इस स्वायत्त संस्थान ने यह शोध CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के सहयोग से पूरा किया है। इस शोध से न सिर्फ दवाओं को जरूरी मात्रा में टारगेट पॉइंट तक पहुंचाया जा सकता है, बल्कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स को भी कम से कम किया जा सकता है। एक रिपोर्ट। किसी भी तरह की बीमारी में मरीजों को आमतौर पर सिरप या टैबलेट के रूप में दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों के अणु पूरे शरीर में फैलते हैं और फिर जिस जगह पर समस्या है वहां अपना प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दवा वहां भी पहुंचती है जहां उसकी जरूरत नहीं होती। इस कारण से कई बार अधिक मात्रा में दवा देनी पड़ती है।
जिससे शरीर के अन्य हिस्सों पर उनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं। इसके समाधान के लिए शोधकर्ता कई तरह के ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु ने अब दवा को सही मात्रा में लक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए बेहतर सिलिका नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं। पुणे स्थित CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के साथ मिलकर बनाए गए इस समाधान के द्वारा दवा वितरण की बेहतर प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं, जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स को भी कम से कम कर देंगी। यह अध्ययन हाल ही में पार्टिकल एंड पार्टिकल सिस्टम्स कैरेक्टराइजेशन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। What we have developed is हमने मीजोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए हैं। ये गोलाकार कण हैं, लेकिन इनके अंदर छेद होते हैं। pores inside. हम मूल रूप से इन दवाओं को छिद्र के अंदर लोड कर सकते हैं और इन सिलिका कणों के बाहर हम कुछ टारगेटिंग मॉलिक्यूल लगा सकते हैं। We can put some ये लक्ष्यकरण मॉलिक्यूल सिलिका कणों को वांछित स्थान पर ले जाते हैं। silica particles. ये सिलिका पार्टिकल्स को कहीं और नहीं लेके जाएंगे, और अगर वो किसी और जगह चले भी जाते हैं तो वो दवा को वहां रिलीज नहीं करेंगे। वो फिर से वापस आएंगे और वांछित स्थान पर ही दवा को पहुंचाएंगे। The desired location. दवा वितरण के लिए सिलिका नैनो पार्टिकल्स का पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन डिलीवरी मॉलिक्यूल्स चढ़ाने पर नैनो पार्टिकल्स के छिद्र बंद हो जाते थे और उन्हें बहुत कम मात्रा में ही दवा डाली जा सकती थी। अब सेंस और CSIR NCL के शोधकर्ताओं ने मीजोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स को हाइड्रोफोबिक पोर्स और हाइड्रोफिलिक सतह क्रियाशीलता युक्त एक एम्फी फंक्शनल सिस्टम में बदल दिया है। पहले इन नैनो पार्टिकल्स के छिद्रों में दवा की खुराक भरी जाती है और फिर इसके ऊपर डिलीवरी मॉलिक्यूल्स का कवर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से इन पार्टिकल्स में ज्यादा दवा भरी जा सकती है और लक्षित स्थान पर दवा की मात्रा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। We make mesoporous silica nanoparticles. Put a very हम पहले मीजोपोरस सिलिका कण बनाते हैं, फिर उनकी सतह पर एक बहुत छोटे मॉलिक्यूल को रखते हैं जो छिद्रों को अवरुद्ध नहीं करता। फिर दवा अंदर डाली जाती है और फिर छोटे अणुओं या छोटी इकाई का उपयोग करके टारगेटिंग एजेंट का विस्तार किया जाता है। इस तरह से छिद्रों में अधिक दवा भरी जा सकती है। और इतना ही नहीं, क्योंकि अब आप सतह पर एक और मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, तो ये विभिन्न स्टिमुलाई के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर शरीर के तापमान में परिवर्तन हो या pH में कोई बदलाव हो, तो ये उसी हिसाब से दवा को रिलीज करेंगे। the drug can be released. भारतीय वैज्ञानिकों का यह अध्ययन चिकित्सा क्षेत्र को एक नया आयाम दे सकता है। इसके द्वारा अब शरीर में किसी विशिष्ट स्थान पर चिकित्सीय एजेंट को सटीकता के साथ पहुंचाना संभव हो सकेगा और लोगों में हो रहे दवाओं के साइड इफेक्ट्स, खासकर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति पनप रहे प्रतिरोध की समस्या को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित बोन रीजेनरेशन तकनीक हड्डी और जोड़ों के विकारों को दूर करने में मददगार हो सकती है। यह तकनीक हड्डी सक्रिय जैव अणुओं के वाहक के तौर पर काम करती है, जिससे शरीर में हड्डी को दोबारा विकसित किया जा सकता है। प्रयोगशाला परीक्षण में सफल रही इस तकनीक का हाल ही में निजी कंपनी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी किया गया है। अपनी तरह की इस अभिनव तकनीक पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत में रोजाना हजारों की संख्या में सड़क और अन्य दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हड्डियों के फ्रैक्चर आम बात है, जिसमें हड्डियों का लॉस होता है। इसके अलावा कई तरह की बीमारियों से भी हड्डियों के विकार पैदा हो जाते हैं। इन हड्डियों को ठीक करने या टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते समय कई बार उनमें गैप रह जाता है। हड्डियों के बीच के इस गैप को भरने के लिए सिरेमिक या सिंथेटिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह उपचार आमतौर पर संक्रमण और प्रतिरक्षा संबंधी जोखिम को बढ़ा देते हैं।
इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के जैविक विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अशोक कुमार और अरुण कुमार तेवतिया ने इस दिशा में काम करते हुए एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो हड्डी और जोड़ों के विकारों से संबंधित समस्याओं को दूर करेगी और बायोकम्पैटिबल बोन रीजनरेशन में भी सहायक होगी। इसका पहला लक्ष्य मौजूदा दूसरे समाधानों की कमियों को दूर करना है। यह तकनीक एक कोलेजन नैनो हाइड्रोक्सीपेटाइड समग्र मैक्रोपोरस जेल प्रदान करती है जो अनियमित हड्डी की खराबी और दांतों के अनुप्रयोगों के पुनर्निर्माण के लिए भी एक संभावित उपचार है। तो ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली उसी प्रोसेस को डेवलप करेगा कि जिससे हमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक्चुअली और कैल्शियम सल्फेट से मिला के एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूट बनता है एक्चुअली जो इंजेक्टेबल होता है। जहाँ पर भी पेशेंट को एक्चुअली बोन लॉस हो जाएगी एक्चुअली वहाँ पर ये इंजेक्ट किया जाएगा एक्चुअली और उसमें एक्चुअली वहाँ पर बोन बन जाएगी एक्चुअली और फिर फाइनली एक्चुअली ये सिंथेटिक बोन सब्स्टिट्यूट जो है ये वहाँ पर इरोड हो जाएगा। भारतीय शोधकर्ताओं का यह नवाचार हड्डी सक्रिय जैव अणुओं के लिए एक वाहक के रूप में कार्य कर सकता है और उन्हें सीधे इम्प्लांट साइट पर पहुंचा सकता है। इस बायोडिग्रेडेबल सामग्री में अस्थि पुनर्जनन के लिए ऑस्टियो इंडक्टिव और ऑस्टियो प्रोमोटिव दोनों तरह के गुण हैं, जिनसे नई हड्डी का विकास होता है। इस तकनीक को इस तरह तैयार किया गया है जिसमें इसके बायोमोलिक्यूल्स हड्डी के भराव के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं के साथ अच्छी तरह से समन्वय बिठा लेते हैं। इस तकनीक में इस्तेमाल किए जा रहे पोरस मिक्स्ड स्कैफोल्ड्स का उपयोग बड़े आकार की हड्डी के भराव के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव से किया जा सकता है। यह तकनीक हड्डी के विकास, खनिजकरण और उपचार में काफी तेजी ला सकता है। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने अपनी इस प्रौद्योगिकी को ऑर्थोरिजेनिक्स कंपनी को हस्तांतरित किया है। डॉक्टर के लिए एक बहुत ज़रूरी मटेरियल बना है जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं कि एक सीमेंट है, क्योंकि एक कॉमन हिंदी में कहते हैं एक मसाला है जिसको कि जब हड्डी टूट जाती है और जब वो जोड़ी जाती है तो बीच में जो जगह रह जाती हैं कभी कभी उनको भरा जा सकता है। इस मटेरियल में कुछ बहुत नई ढंग की प्रॉपर्टीज डाली गई हैं आईआईटी के रिसर्चर्स के द्वारा, जिसका फायदा लाखों और कुछ करोड़ों लोगों को हो सकता है। हड्डियों के विकारों और दोषों को ठीक करने के लिए अभी तक उपयोग की जा रही ज्यादातर सामग्री आयात की जाती है, जो इस उपचार को महंगा बनाती है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह स्वदेशी तकनीक लाखों मरीजों को किफायती इलाज उपलब्ध करा सकेगी। यह तकनीक भारत सरकार की नई मेडिकल डिवाइस नीति के अनुरूप है, जो भारत को चिकित्सीय उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 30 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए जानकारी दी कि 4 राज्यों के 5 सरकारी अस्पतालों में आनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए शुरू की गई उम्मीद परियोजना के तहत निदान केंद्रों की स्थापना की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में आनुवांशिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए अनूठी विधियों की शुरुआत की गई है, जिसमें व्यापक रूप से आनुवांशिक विकारों के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण की गतिविधियों को शामिल किया गया है। उम्मीद पहल के प्रायोगिक चरण में देश के 4 राज्यों के 5 सरकारी अस्पतालों में निदान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और अगले चरण में बिहार सहित विभिन्न राज्यों के संस्थानों में निदान केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है, जो क्षमता के आधार पर एम्स सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में स्थापित होंगे। आपको बता दें कि बच्चों में आने वाली आनुवांशिक बीमारियों के जोखिम को देखते हुए 23 सितंबर 2019 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उम्मीद पहल की शुरुआत की थी।
पॉलीहर्बल पर्यावरण अनुकूल तकनीक डेयरी पशुधन में होने वाले टिक के संक्रमण का मुकाबला कर सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत ने एक फॉर्मुलेशन को विकसित और मानकीकृत किया है, जिसमें सामान्य नीम और नगोड जैसे हर्बल तत्व मिलाए गए हैं। यह फॉर्मुलेशन डेयरी पशुओं में होने वाले टिक्स के संक्रमण से निपटने में प्रभावी पाया गया है। डेयरी किसान टिक संक्रमण जैसी पशुओं की बीमारी से अक्सर परेशान रहते हैं। ये बाहरी पैरासाइट्स सभी भौगोलिक क्षेत्रों के मवेशियों में पाए जाते हैं और तेजी से फैलते हैं, जिससे पशुओं में भूख न लगना और उनके दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। टिक्स पैरासाइट्स प्रणालीगत प्रोटोजोआन संक्रमण के संवाहक होने के साथ ही डेयरी पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए खतरा है। वर्तमान में किसान महंगे रासायनिक समाधानों पर निर्भर है। इस नवीन स्वदेशी फॉर्मुलेशन को किसान खुद तैयार कर सकते हैं, जो हार्ट टिक इन्फेक्शन और मवेशियों में एडियोलॉजिकल पराजीवी राइपीसेल्फस के खिलाफ भी प्रभावी है। पहली बार वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है और चेतावनी दी है कि यह सर्वव्यापी कण अंगों तक पहुंच सकते हैं। लगभग अदृश्य प्लास्टिक के छोटे टुकड़े पहले से ही पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। वातावरण के साथ माइक्रोप्लास्टिक कण खाद्य श्रृंखला में भी मौजूद हैं। हाल ही में एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित डच अध्ययन के मुताबिक शोधकर्ताओं ने 22 वॉलंटियर्स के रक्त के नमूनों की जाँच की और उनमें से लगभग 80% में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। आधे रक्त के नमूनों में बोतल बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले PET प्लास्टिक के निशान मिले और 1/3 से अधिक में पॉलीस्टाइनिन पाया गया, जो डिस्पोजेबल खाद्य कंटेनरों और कई अन्य उत्पादों में उपयोग किया जाता है। यह पहली बार है जब वैज्ञानिक मानव रक्त में इस तरह के माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने और इसकी मात्रा निर्धारित करने में सक्षम हुए हैं। यह अध्ययन नीदरलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कॉमन सीज UK द्वारा वित्त पोषित किया गया था। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक देखे गए सबसे दूर के तारे की खोज की है। यह तारा 12.9 अरब प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है और ब्रह्मांड के शुरुआती 1 अरब वर्षों के भीतर का होने की संभावना है। इस तारा प्रणाली को WHL 0137 LS कहा जाता है, जिसे अभी एरेंडेल यानी सुबह का तारा नाम दिया गया है। ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जो एरेंडेल के एक तारा होने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पूरी तरह पुष्टि होने के लिए और ज्यादा डेटा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह तय हो सके कि यह एक तारा है या एक से अधिक तारों का समूह। अनुमान है कि एरेंडेल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 50 गुना बड़ा है और 10 लाख गुना चमकीला है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसे नासा के नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकेगा। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।